देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में दो जोड़ियां हिट साबित हुई है, वो है भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की। कहीं न कहीं कहते हैं ना कि एक टीम की तरह जब लोग काम करते हैं तो जीत बड़ी होती है, और इसी टीम को जीत दिलाने के लिए भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का भी एक बड़ा हाथ है। अब सीएम फेस को लेकर सस्पेंस चल रहा है, 5 दिन हो गए हैं, अभी तक सीएम नहीं बना है। क्या हम इसे फॉर्मेलिटी कहें कि जो चर्चाएं चल रही है बाजारों में उसको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए अब बीजेपी ने पर्यवेक्षक भेज दिए भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव? देखिए, अगर महाराष्ट्र में जो 5 दिन से चल रहा है वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और कोई भी पार्टी तुरंत अपने नेताओं को शपथ नहीं दिलवा देती है कि चलिए आज रिजल्ट आया कल शपथ ले लीजिए, क्योंकि आप गठबंधन में हैं। 3 लोग हैं आपके साथ, 2 लोग हैं आपके साथ, उनको भी समझाना है चीज़ों को, और एक उसमें साथी आपका वो है जो कि मौजूदा वक्त में अभी मुख्यमंत्री हैं और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के बाद वो जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे संभाल रहे हैं। ऐसे में जब आपकी तस्वीर साफ हो राजस्थान जैसी, अगर लड़ाई हो तब बात अलग है, लेकिन जब साफ हो मोहन यादव जैसी, जब साफ हो उड़ीसा में, तब आप वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तब वहाँ 1-2 दिन में आप चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर आपके साथी कई हों वहाँ पर थोड़ा वक्त लगता है। बाकी रही इस जोड़ी की बात, तो इस जोड़ी में आप ये भी ऐड कीजिए कि केवल ये महाराष्ट्र में एक चेहरे का नाम रखने के लिए नहीं बनाई गई है, बाकी संगठन चुनाव जो बीजेपी के अंदर होने हैं उसके लिए भी तमाम पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जैसे विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और बहुत जल्दी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाएगा, तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। पार्टी ने महासचिव सुनील बंसल को बंगाल और विनोद तावड़े को बिहार और यूपी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। बाकी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को उन्होंने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है क्योंकि अभी वहां पर जो एक जंग चल रही है, शिंदे गुट ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि चुनाव से पहले आपने बात की थी कि शिंदे गुट से ही सीएम होगा, और अब सीएम शिंदे गुट पे ही होना चाहिए क्योंकि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था। तो तमाम ये जो जिम्मेदारियां हैं इसे निर्वहन करना है इस संगठन के लिए जो चुने गए हैं पर्यवेक्षक, उनको अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी काम अच्छा हो जाता है, कितनी जल्दी महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि तारीख 29 है, वानखेड़े में शपथ होना है। पांडे, एक नया रोहित, इसमें नया एंगल ये भी है कि भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव दोनों को पर्यवेक्षक भेजा गया है। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बनाए गए तब ये खबरें सामने आई कि भूपेंद्र यादव का कहीं न कहीं इसमें बड़ा हाथ रहा है। क्या महाराष्ट्र में भी वही फॉर्मूला, क्या कोई नए चेहरे को लाया जाएगा इसीलिए इंतजार करवाया जा रहा है, या फिर कोई कला ना हो इसीलिए टेकिंग टाइम वाली चीजें हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में भी एक हद तक तस्वीर साफ थी पहले से कि शिवराज सिंह चौहान को तो रिपीट नहीं करेंगे। लोग कह रहे थे कितना लंबा उन्होंने सर्व किया है महाराष्ट्र को एज अ मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश को, तो शिवराज सिंह चौहान को ही कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जब बड़ा चेहरा बन जाता है तो केंद्र में उसे लाने के लिए थोड़ा प्रयास किया जाता है ताकि देश की राजनीति पर इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप प्रदेश में ज़्यादा सीमित रह जाते हैं, और अगर आपको केंद्र में लाया जा रहा है तो अलग जिम्मेदारियां आपकी होती हैं। शिवराज सिंह चौहान का नो डाउट कद बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृषि मंत्री बनाए गए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, कद्दावर नेता हैं। भविष्य में वो चेहरा भी देखे जा रहे हैं बड़े पोस्ट के लिए, ये यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चेहरे के तौर पर वो देखे जा रहे हैं। लेकिन वो बात की बात होगी, क्या कुछ होगा। लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश मैनेज किया, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बहुत कलह नहीं हुई मोहन यादव के नाम को जब आगे किया गया, उसके पीछे का कारण क्या है? मोहन यादव आरएसएस के कैडर से आते हैं, आरएसएस के बड़े स्वयंसेवक रहे हैं, लंबे वक्त तक उन्होंने आरएसएस के लिए काम किया, तो ऐसे में उनके नाम का जब ऐलान हुआ तो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। अब देवेंद्र फडणवीस की वही बात है। देवेंद्र फडणवीस काम कैसे करते हैं इसमें बताने की जरूरत नहीं है। एक पूरा कार्यकाल उन्होंने सर्व किया, उसके बाद फिर से इस कार्यकाल में भी 2.5 साल तक वो रहे, और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग रहा है, मुझे मुहर लग जाएगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लड़ाई और जंग नहीं है। बाकी अगर एकनाथ शिंदे का गुट ये कह रहा है कि हमारी दावेदारी है, हमारा गुट सीएम पद पाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे वाली गलती कर रहे हैं। 2019 की उन तस्वीरों को मत भूलिए। लगातार उस वक्त जो लगातार बात चल रही थी और उसी पर गठबंधन टूट गया, और बाकी उद्धव ठाकरे का क्या हाल हुआ ये आपने 23 नवंबर को देख लिया। रोहित, अभी तक एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे केंद्र में नहीं जाना, या मुझे डिप्टी सीएम पद चाहिए, या मुझे गृह मंत्रालय चाहिए। अभी तक शिंदे की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। देखिए वागीशा, राजनीति बहुत ऐसा खेल है जो कि बड़ा नेता कभी सामने आकर नहीं बोलता है,
कि मुझे पद चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। इशारों इशारों में बताया जाता है, पोस्टर लगवाए जाते हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ विधायकों की तरफ से ये बातें कहलवाई जाती हैं कि आप बोलिए कि हमारा नेता मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए, उद्धव ठाकरे भी किसी दिन आकर सामने से नहीं बोले कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। जिम्मेदारी किसने उठाई? संजय राउत ने। संजय राउत सुबह शाम दोपहर रात यही राग अलाप रहे थे कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। तो एकनाथ शिंदे कभी आकर नहीं कहेंगे, वो सीएम बन जाए या ना बने, एकनाथ शिंदे गठबंधन में रहेंगे तो वो कभी नहीं कहेंगे कि मेरी लालसा थी सीएम बनने की। हाँ, उनके कार्यकर्ता अगले 5 साल तक कहते रहेंगे जब उनसे यह सवाल किया जाएगा, क्योंकि जहां भी उनके कार्यकर्ता मिलेंगे उनसे यह सवाल जरूर होगा, सीएम अगर देवेंद्र फडणवीस बन जाते हैं तो क्या मन में थोड़ा ये रह गया क्या कि एकनाथ शिंदे होने चाहिए? तो वो कहेंगे कि मैं, हमारा स्वार्थ है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा नेता ही हो। लेकिन एकनाथ शिंदे कभी नहीं कहेंगे कि वो सीएम चेहरे हैं और उन्हें ही सीएम होना चाहिए। राजनीति इसी तरीके से होती है कि अपने कार्यकर्ताओं से, अपने करीबियों से बुलवाया जाता है कि हाँ, हमारा नेता सीएम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज हो सकती है कि ये कहा जा रहा है कि अमित शाह ने ऑफर किया है कि आप डिप्टी सीएम पद ले लीजिए और आप केंद्र में आ जाइए। तो अगर डिप्टी सीएम पद, उनको ऐसा लगता है कि पहले तो मैं मुख्यमंत्री था, अब डिप्टी सीएम, तो वो अपने बेटे को दे दे। लेकिन केंद्र में ऐसा कौन सा पद है जो उनको मिल सकता है? क्योंकि अब तो सारे पद लगभग फुल ही है केंद्र में। केंद्र में अगर केंद्र में आएंगे तो जिम्मेदारियां उनको मिल सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जीतन राम मांझी को एक सीट पर इतना बड़ा पद दिया जा सकता है तो एकनाथ शिंदे ने तो महाराष्ट्र जिताया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात कि उप मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों माने, क्योंकि डिमोशन है, तो ये उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस से बड़े नेता एकनाथ शिंदे नहीं है। डिमोशन कैसे हो सकता है? देवेंद्र फडणवीस भी डिप्टी सीएम बने। मैं वही कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस से बड़े नेता एकनाथ शिंदे नहीं है। जब देवेंद्र फडणवीस सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, एकनाथ शिंदे की वो मेहनत थी जब उन्होंने पार्टी तोड़ी शिवसेना को, और उसके बाद जब बीजेपी में साथ आए, गठबंधन किया, तब उसका फल उन्हें दिया गया। और अगर एकनाथ शिंदे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं ये पद स्वीकारने के लिए तैयार हूं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए अच्छा होगा। बाकी अगर बगावत करेंगे तो मैं अभी से आगाह कर रहा हूं कि उद्धव ठाकरे का हाल देख लीजिए, कुछ और बताने की जरूरत है। आखिरी सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि अभी तक विधायक दल का नेता फडणवीस को नहीं चुना गया है। हो सकता है कि कोई नया चेहरा भी लाया जाए और देवेंद्र फडणवीस को फिर या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम गृह मंत्रालय दे दे। देखिए, गृह मंत्रालय तो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी वही मॉडल लागू हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मॉडल आप लागू करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की तस्वीर अलग है थोड़ा सा। आप महाराष्ट्र में सहयोगियों के साथ हैं, आप मध्य प्रदेश में सहयोगियों के साथ नहीं थे, आप राजस्थान में इस तरीके की आपकी तस्वीरें नहीं थी। हाँ, वहाँ पर 2 गुट बढ़ चुके थे, एक तरफ वसुंधरा का था, एक तरफ दूसरा गुट था, और इसके अलावा भी कई गुट थे जिनकी बातें सुननी थी, इसीलिए पर्ची मॉडल वहाँ पर लागू किया गया। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं लगी। इतनी बड़ी पार्टी वहाँ पर इतिहास में पहली बार बनकर उभरी है कि 130 सीटें लेकर आई। पिछली बार भी 104 सीटें उनके पास थी, लेकिन 130 से ज़्यादा सीटें जब आप ले आए तो आपका फिर मेन मोटो क्या हो जाता है कि 29 में हमें ऐसा काम करना है इन 5 सालों में कि 29 में 145 की 45 आ जाए और हमें किसी की जरूरत ना पड़े। और वो 145 से ज़्यादा सीट कौन ला सकता है? वो देवेंद्र फडणवीस के ही चेहरे पर लाया जा सकता है। इसके अलावा क्या नितिन गडकरी, आप सोच सकते हैं, अगर नितिन गडकरी आप सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनको फिट कर दें, तो फिर केंद्र में बड़े सवाल हो जाएंगे कि सबसे बेहतरीन मंत्री को आपने क्यों भेज दिया वहां पर। क्योंकि जितनी बड़ी जीत नरेंद्र मोदी की है, उसमें बहुत बड़ा योगदान 19 में, 24 में, या इनफैक्ट 2014 में नितिन गडकरी का रहा, उनके कामों का रहा। 19 की जीत केवल राशन बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे कि अपने सबसे बेहतरीन केंद्रीय मंत्री को आप महाराष्ट्र में भेजकर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मांगे? क्योंकि नितिन गडकरी से बेहतर हाल फिलहाल में तो आपको कोई मंत्री दिखता ही नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी की गाड़ी दौड़ाई है एक्सप्रेसवे और हाईवेज बनाकर, वो काबिल तारीफ है। तो वो रिस्क मुझे नहीं लग रहा है लिया जाएगा। बाकी इसमें एक भूमिका आरएसएस की है, उनको आप दरकिरार नहीं कर सकते। वो जिसके नाम पर मुहर लगाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व को मानना पड़ेगा और महाराष्ट्र के हर एक दल को और हर एक नेता को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, देखना होगा। 2 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, 2 तारीख तक का इंतजार करने को कहा जा रहा है। ये सूत्रों से खबर है कि 2 तारीख को सोमवती अमावस्या है और 2 तारीख से पहले कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। तो 2 तारीख के दिन ही मुख्यमंत्री फेस भी घोषित होगा और शपथ भी मंत्रियों को दिलाई जाएगी, जो महाराष्ट्र में मंत्री बनेगा महायुति का। देखते हैं क्या होगा, इंतजार कीजिए। महाराष्ट्र के सीएम का सबसे सटीक और तेज जानकारी हम आपको एनएमएफ न्यूज पर देते रहेंगे। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।